औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं, ये पेज नंबर 128 से। आज हमने पढ़ना है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पहले तो ये समझ लें होता क्या है बेटा। कॉन्शियसनेस कहते हैं होश में होना इंसान का। तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं। एक होता है बिल्कुल होश में, उसको कहते हैं कॉन्शियस। एक होता है बिल्कुल बेहोश, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस। कॉन्शियस के साथ अन लगा देंगे तो बेहोश हो जाएगा। और अगर हम कहें सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस में कहते हैं कुछ होश में कुछ बेहोश, यानी कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जिसको कहते हैं बौंदल गया बंदा। तो ये कहते हैं अल्टर्ड, कहते हैं तब्दील हो जाना। स्टेट हालत ऑफ कॉन्शियसनेस, होशमंदी, होशमंदी की हालत में तब्दीली आ जाना, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी इंसान अपने होश खो रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। प्रोवाइड प्रिंसिपल्स ऑफ इमीडिएट केयर, हमने असूल बताने हैं कि फ़ौरन क्या उसकी देखभाल करनी है इन केस ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अगर उसकी जो होशमंदी की हालत है, होश है उसके, अगर वो खो रहे हों, हवास बाख्ता हो रहा हो मरीज़ और उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हों, तो क्या करना है। तो ये इसको समझाने का मकसद है। तो ये बेटा इसमें देखेंगे कंटेंट्स देखेंगे। कोमा, कोई मरीज़ बेहोश हो जाए तो उसको कोमा कहते हैं। सीजर्स कहते हैं झटके लगना, और डिसोरिएंटेशन या कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ों का समझ में ना आना। तो इसका टाइम 1 घंटा है बेटा। इसमें कुछ हम लेक्चर देंगे। वैसे तो मैं ये लेक्चर इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही आसान है, समझने की चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, तो अभी मैं बता दूंगा बेटा। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, लेक्चर करना है और डिस्कशन करनी है। तो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जब इंसान के होश ख़राब हो रहे हों तो उसमें क्या क्या वजूहत होती हैं, कैसे कैसे ट्रीट करना है। तो पहली चीज़ क्या थी, कोमा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमे में चले जाना, जिसको मैंने अनकॉन्शियस बताया, यानी बिल्कुल बेहोश हो जाना। ये तो आम सी बात है, लोग कहते हैं कि बंदा कोमे में चला गया है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम तारीफ़ करते हैं डिक्रीजल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि उसकी होश का जो लेवल है वो गिर रहा है। डिक्रीज का मतलब कम होना, गिरना। विद इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द नॉर्मल एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, जिसमें वो कुछ अंदरूनी या बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ उनमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई चुटकी काटी जाए या उसे इस दुनिया के हालात से ख़बर हो। गर्मी है या सर्दी है, कोई कहाँ पड़ा है उसको कोई पता नहीं है। तो ये था इसका लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं बेटा, कि जब किसी भी शख्स का कॉन्शियस लेवल, होश कम हो रहे हों और उसको अंदरूनी और बैरूनी माहौल में तब्दीलियों का कुछ पता ना चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोमा या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे। और कोमा की सूरत हाल तब होती है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन बिकम्स इनएडिकेट, जब दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नाकाफ़ी हो जाए। तो नाकाफ़ी कैसे होगी, जब उसको या तो कोई चोट लगेगी या उसकी खून की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके जानी है बेटा खून ने, फेफड़ों से उठा के खून ने ऑक्सीजन दिमाग के सेल्स तक लेके जानी है, और दिमाग तक ऑक्सीजन काफ़ी मकदार में नहीं पहुंचेगी तो इंसान के होश ख़त्म होने लगेंगे। देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन फॉर नर्वस सिस्टम, अगर नाकाफ़ी ऑक्सीजन हो जाए दिमागी सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, टू कंट्रोल नॉर्मल एक्टिविटीज़, जिसने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। देयर में बी स्लो और ग्रेजुअल डूलिंग, इसमें हल्का आहिस्ता आहिस्ता इंसान डूलिंग में जाता है। डूलिंग कहते हैं लैक ऑफ शार्पनेस, यानी उसके अंदर जो तेज़ी थी, उसके अंदर जो होश थे वो ख़त्म हो रहे हैं। डूलिंग का मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोशी की तरफ जा रहा है। डूलिंग ऑफ सेंसेस, यानी उसके सेंसेस ख़त्म हो रहे हैं। ऑफन प्रोसीड बाई स्लोइंग ऑफ मूवमेंट्स, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत स्लो हो जाएंगी। जनरल कन्फ्यूजन, और आमतौर पर वो उसके हवास बाख्ता होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड फाइनली डिजीनेस, और आखिरकार ऊँग आएगी। मे बी ड्रोजिनेस, और वो नींद में चला जाए, हो सकता है। मे बी का मतलब होता हो सकता है। एंड फाइनली द टोटल लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, और आखिरकार मुकम्मल ही बेहोश हो जाए आदमी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, यानी कि उसके होश खोएंगे। ऑफन दिस में भी सिंपल, अक्सर औक़ात ये सादा होता है। ड्यू टू फेंटिंग, फेंटिंग की वजह से, फेंटिंग के तब गशी आ जाना, एकदम से बेहोशी हो जाना। तो ये हो सकता है सिंपल हो, गशी आई हो उसको, वैसे ही वेयर आर टेम्परेरी लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आर्जी, टेम्परेरी कहते हैं आर्जी, ऑक्सीजन की कमी हुई हो। एंड रिकवरी इज़ क्विक, और इसको क्विक रिकवरी हो जाए, यानी जल्दी से होश में आ भी जाए मरीज़। हावेवर, ताहम, देयर में भी अदर सीरियस, लेकिन
ये कभी कभार सीरियस भी हो जाता है। अंडरलाइंग काज प्रेजेंट एज वेल, जिसमें अगर नीचे वाली जो दर्जा झेल वजूहात दी जा रही हैं अगर उसको ये हों तो ये सीरियस भी हो सकता है। विच आर समराइज एज फॉलोज, जिनको हम नीचे समराइज कर रहे हैं। वो कौन कौन सी सूरत हाल है जो ख़तरनाक हो सकती हैं, उसमें पढ़ते हैं बेटा। ट्रॉमा यानी चोट लग जाना, उसमें एक्सीडेंट आ गया। एक्यूट ब्लीडिंग, अचानक से किसी चीज़ ब्लीडिंग हो जाना। बर्न्स, जल जाना। फ्लूइड लॉस, जिस्म से पानी ख़त्म हो जाना। और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या दिमाग में शदीद किस्म का दर्द होने से प्रेशर बढ़ जाना, या प्रेशर की वजह से सर में दर्द होना। तो ये सारी की सारी इनकी वजह से ये जो बेहोशी होगी ये ख़तरनाक हो सकती है। इन्फेक्शन हो गए कुछ, जैसे मीनिंजाइटिस कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, उसकी वजह से होने वाली बेहोशी ये ख़तरनाक होगी। अल्कोहल इंजेक्शन, किसी ने शदीद ज़्यादा शराब पी ली, शराब नोशी कर ली, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। इंसुलिन ओवरडोज, अगर किसी ने इंसुलिन लगा ली खुदा न खास्ता ज़्यादा और उसकी शुगर लो हो जाएगी तो बेहोशी हो जाएगी और बंदा मर भी सकता है इंसुलिन ज़्यादा लेने से। नारकोटिक्स कहते हैं नशावर अद्वियात। एंड ओपिएटेड ओवरडोज, ओपियम भी अफीम ही है बेटा। नारकोटिक नशावर या ओपिएटेड ओवरडोज कहेंगे। अफीम भी कहते हैं, अफीम भी कहते हैं। तो उसकी ज़्यादा मिकदार ले लेना तो उनकी वजह से बेहोशी हो सकती है। रीनल फेलियर, गुर्दे फेल होने की वजह से भी बेहोशी हो सकती है। एपिलेप्सी, मिर्गी की वजह से भी बेहोशी हो सकती है। तो ये जो 7 वजूहात दी हैं, अगर इनकी वजह से बेहोशी है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोमे में चला गया बंदा, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। ऑल दो देयर आर मैनी काजेज, अगरचा कुछ वजूहात ऐसी हैं ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की। अब आ गया अनकॉन्शियस लफ्ज़ जो मैंने शुरू में ही बताया था। बट द इमीडिएट एमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ सेम, लेकिन जो फ़ौरन आपने एमरजेंसीज़ को इलाज करना है वो सबका सेम ही है, चाहे वो आर्जी बेहोशी हो चाहे मुस्तकिल हो। द सूनर द पेशेंट इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल द बेटर। ये बड़े प्यारा उसने फ़िक्रा बोला है, वो कहता है जितनी जल्दी मरीज़ को हॉस्पिटल लाया जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी बेहोशी की? द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, मरीज़ बेहोश होगा। एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल स्टिमुलाई, और आम जो स्टिमुलाई कहते हैं बेटा, बातचीत, चुटकी काटना, हल्का फुल्का थपथपाना, उससे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा। इसको कहते हैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं देगा नॉर्मल स्टिमुलाई से। सच एज व्हेन स्पोकन, जैसा कि जब आप मुझसे बोलेंगे, आर टू टच या उसको छुएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। देयर में भी ऑब्वियस काज ऑफ कोमा, हो सकता है कोई वाज़े वजह हो कोमे की प्रेजेंट जो मौजूद हो। सच एज हेमरेज, जैसा कि जरियाने खून किसी चोट की वजह से। वोमिटिंग, उल्टी। फ्लूइड लॉस, जिस्म से पानी का निकल जाना। बर्न्स, जल जाना। डायरिया, मोशन आर ऑब्वियस रिजल्ट फ्राम एन एक्सीडेंट, या वाज़े किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट हो, एक्सीडेंट के नतीजे में हो, तो ये भी बेहोशी की अलामत हो सकती है। देयर में भी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, और हो सकता है उसको शुगर की हिस्ट्री हो, भी उसको शुगर रही हो मरीज़ को। और रीनल डिजीज़, या गुर्दों की बीमारी, तो शुगर की बीमारी में बेटा अगर शुगर डाउन होगी तब भी बेहोश हो सकता है। गुर्दों की बीमारी में गुर्दे फेल हो जाएं तो भी बेहोशी में जा सकता है बंदा। देयर में भी सजेस्टिव आइटम्स इन एविडेंस, ये कुछ आइटम सजेस्ट किए जा रहे हैं तस्दीक करने के लिए, जैसा कि स्लीपिंग पिल्स बॉटल्स, आपको उसके करीब कोई नींद की गोलियों की बोतल मिली है तो इससे ये भी पता चल सकता है उसने कि नींद की गोलियां खाई हैं। अदर मेडिकेशन कंटेनर, या कुछ और अद्वियात के डब्बियां मिली हैं, कंटेनर डब्बियों को कहेंगे, जिससे पता चले कि इसने दवा खाई हैं। पॉइजन्स, कोई जहर मिले। ड्रग्स, कोई अद्वियात मिले। बोटल्स ऑफ अल्कोहल, शराब की बोतलें मिलें। ETC वगैरह वगैरह। नाइफ, छुरियाँ मिलें। गन्स और बंदूक शंदूक मिले कोई। तो ये ऐसी वजूहात हैं जो उसकी बेहोशी के करीब आपको मिलें तो उससे पता चले कि इसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, तो ये भी हो सकती हैं बेटा। मैनेजमेंट कैसे करनी है इस बेहोशी की? व्हेन डीलिंग विद कोमा पेशेंट, जब आपने कोमा मरीज़ के साथ डील करना है, एक्ट क्विकली, जल्दी से काम करें। एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, और बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें। लूज एंड टाइट क्लोथिंग, अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो वो ढीले कर दें। मेक श्योर दैट एयरवे आर क्लियर, ये यकीन दहानी कर लें कि उसका सांस का रास्ता बिल्कुल साफ़ शफाफ है।
अक्सर औक़ात ये होता है बेटा बेहोश बंदे की ज़बान हलक में गिरने से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, या खुदा न खास्ता उसने उल्टी की है, या अगर चोट लगी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है तो रोड से कोई पत्थर शत्थर कंकर उसके मुंह में जा सकते हैं, या इवन के उसके दांत ही टूट के उसके हलक में जा सकते हैं और उसका सांस का रास्ता बंद हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ABC का A याद रखना है, यानी एयरवे चेक करना है उसका, कि मेक श्योर, ये यकीन कर लें दैट द एयरवे आर क्लियर, कि उसके सांस का रास्ता साफ़ है। इफ़ देयर इज़ एनी ब्लॉकेज, अगर उसके अंदर कोई रुकावट हो इन एयरवे, सांस के रास्ते में, रिमूव इफ़ पॉसिबल, इसको रिमूव कर दें अगर मुमकिन हो, एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, अर्जेंट मामला है, एमरजेंसी का मामला है। हवा का रास्ता खोलना, सांस का रास्ता खोलना। फील द पल्स, उसके दिल की धड़कन महसूस करें। इधर द रेस्ट, कलाई पे जैसे डबस महसूस करते हैं बेटा, वो सबको ही पता है। ऑफ आर ओवर द हार्ट, या दिल के ऊपर उसको जो है स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कन महसूस करें। इफ़ द पल्स इज़ नॉट फेल्ट, अगर दिल की धड़कन महसूस ना हो, इमीडिएट एक्सटर्नल कार्डियक मसाज इज एसेंशियल, तो फ़ौरन बैरूनी दिल के ऊपर मसाज ज़रूरी है, जिसको हम CPR कहते हैं, जिससे दिल को दबाया जाता है, वो एक अलग टेक्निक है बेटा। तो पांचवा काम क्या करेंगे, चेक फॉर एनी ब्लीडिंग, चेक करें कोई खून तो नहीं बह रहा उसका। चेक फॉर ब्रीथिंग, सांस को चेक करें। चेक फॉर ब्लड प्रेशर चेक करें। रेज फीट, उसकी टांगें ऊंची कर दें टू हायर लेवल देन हेड, सर से उसकी टांगों का लेवल हाई कर दें। चेक फॉर एनी अदर ऑब्वियस इंजरी, कोई वाजे चोट उसको देखें, ऑब्वियस कहते हैं वाजे, विच में रिक्वायर इमीडिएट केयर, जिसकी हो सकता है फ़ौरन केयर की ज़रूरत हो, जैसा कोई चोट लग रही हो और खून बह रहा हो तो पहले उसका खून रोकेंगे। प्लेस द पेशेंट इन कोमा पोजीशन, मरीज़ को कोमा पोजीशन में लिटाएंगे। और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, इसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन भी कहते हैं, या रिकवरी पोजीशन, तीसरा नाम मैं खुद बता देता हूँ। कोमा पोजीशन, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन या रिकवरी पोजीशन, उसमें लिटाएं मरीज़ को इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। पहले मैं ये दिखा दूँ बेटा, ये करवाई जाती है कोमा पोजीशन। ये बेटा कोमा की पोजीशन है, ये देखेंगे इसका बाजू इसके सर के नीचे है और दूसरा बाजू ऐसे है, और एक टांग उसकी जो है दूसरी से आगे है, इसका मुंह नीचे की तरफ हो गया है। ये इस वजह से कि खुदा न खास्ता अगर उसकी उल्टी छुल्टी गिरे तो बाहर निकले, हलक के रास्ते में ना जाए। और अगर हम इसको चेस्ट पोजीशन में लिटाए रखेंगे, कमर के बल लिटाएंगे, तो इसकी हलक में ज़बान गिरने की वजह से भी मौत हो सकती है। ये मुख्तलिफ पोजीशनें देख लें बेटा। ये स्पाइन पोजीशन है, बेहोश मरीज़ को कभी भी ऐसे नहीं लिटाना। ये प्रोन है, ये बिल्कुल उल्टा है। ये जो है फॉलर्स पोजीशन है, आधा बैठा आधा लेटा हुआ, और इसके ये लेग रेज हैं, इसको कहते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और ये देखें, ये राइट लेटरल पोजीशन है और ये लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है। वो लेफ़्ट लेटरल भी बता रहा था या कोमा पोजीशन बता रहा था, इसको कोमा पोजीशन या रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं। कुछ देर के बाद हम इसको देखेंगे कि इसको रिकवरी पोजीशन में कैसे लिटाते हैं। दिस इज़ एन एक्सलेंट पोजीशन, ये एक्सलेंट पोजीशन है बेटा, विच अलाउज अनवांटेड सिक्रीशन सच एज ब्लड, जो हमें सिक्रीशन जो रतूबते नहीं चाहिए, ठीक है, जैसा कि ब्लड खून हो गया, वोमिटस उल्टी का मवाद हो गया, म्यूकस चिपचिपा मादा जो नाक या मुंह से निकलता है, आर टू फूड ड्रेन, या खाना जो मैदे से बाहर आ जाए एक्सीडेंट की सूरत में, उसको फूड टू ड्रेन कहेंगे फ्राम द बॉडी, जो जिस्म से आया है। एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रीथिंग ऑब्स्ट्रक्शन, और इससे हमारा जो रिस्क है, ख़तरा है जिससे हमारी ब्रीथिंग में ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आ सकती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पोजीशन मैंने दिखाई, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन या कोमा पोजीशन, ये एक्सीलेंट पोजीशन है, जिससे हमारे जो अनवांटेड चीज़ें हैं, खून भी हलक में नहीं जाएगा, वो उल्टी भी हलक में नहीं जाएगी, चिपचिपा मादा या मैदे से आने वाला उल्टी जो है वो मैदे में नहीं, सांस के रास्ते नहीं जाएगी और आपका सांस का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ, किसी भी ऐसे मरीज़ को, बेहोश मरीज़ को मुंह के ज़रिए कुछ भी ना दें। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कुड चौक, जो मुंह के ज़रिए आप कोई चीज़ खिलाएंगे तो वो चौक कर सकती, चौक कहते हैं हलक का बंद होना, सांस के रास्ते का रुक जाना, तो उससे चौक हो सकता है। वॉच द पेशेंट्स कलर, मरीज का रंग देखना है। अ ब्लूइश कलरेशन मीन्स इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, अगर उसका रंग नीला हो रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है बहुत कम जा रही है। अ नॉर्मल पिंक कलरेशन, एक नॉर्मल
पिंक जो कलर होगा किसी भी शख्स का, मीन्स दैट इसका मतलब है पेशेंट इज़ गेटिंग एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखना चाहिए था अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी मरीज़ का कलर जो है वो पिंक हो रहा हो तो इसका मतलब वो बेहतर मिकदार में ऑक्सीजन ले रहा है। एंड इज़ इन बेटर पोजीशन, और वो बेहतर पोजीशन में है। नेवर लीव द पेशेंट अलोन, मरीज़ को बेहोश को कभी भी तनहा ना छोड़ें। चेक द पेशेंट्स पॉकेट, मरीज़ की जो पॉकेट्स हैं जेबें हैं वो चेक करें। बैंडेजेस हैंड बैग चेक करें। और ग्लव्स बॉक्स या उसके ग्लव्स बॉक्स चेक करें फॉर एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जिससे आपको कोई भी शनाख्त मिल सके इस बीमारी की कि वो बेहोश क्यों हुआ है, क्या खाया है, इवन कि उसको कोई मसला है या उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, शराब पी है, गोलियां खाई हैं, क्या मसला है। एज मैनी पेशेंट्स कैरी कार्ड्स विद दैम, हो सकता है कुछ मरीज़ अपने साथ कार्ड रखें स्टेटिंग देयर डिजीज़, जिसके ऊपर उसकी बीमारी लिखी हुई हो कि अगर मुझे ये मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बराए मेहरबानी अगर मुझे दौरा पड़ जाए तो इस नंबरों पर रब्ता करें। ऐसे लोग जो है ना वो कार्ड शार्ड जेब में लिख के रखते हैं, ठीक है। स्टेटिंग देयर डिजीज, जिस पर उसकी बीमारी की हालत लिखी हो। पल्स मेजर्स टू बी टेकन इन एमरजेंसी, और उसके दिल की धड़कन एमरजेंसी में लाजमी चेक करनी है। शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज क्विकली एज पॉसिबल, और मरीज़ को जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ये तो था बेटा कॉमा होता क्यों है, कॉमे की देखभाल कैसे करनी है। अब फिर आ जाएगा बेटा कॉमा पोजीशन, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।